नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। बच्चों, आज मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय से अवगत कराती हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, कुशल आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता थे। इनका व्यक्तित्व गरिमामय, उदार और व्यापक था। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम बैजनाथ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। इन्होंने संस्कृत साहित्य में शास्त्री और ज्योतिष में शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त किए। शांति निकेतन में अध्यापन कार्य किए। सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और बाद में अध्यक्ष भी बने। इसके अतिरिक्त विश्व भारती विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तथा नागरिक प्रशासनी सभा के सदस्य रहे। राजभाषा आयोग के भी सदस्य रहे। सन 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं उपन्यास, वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्मा, अनाम दास की पोथा, निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, आलोचनात्मक ग्रंथ, सूर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इन्हें साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट किए। इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विरोध किया तथा स्त्री की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। वे एक मानवतावादी साहित्यकार थे। इन्होंने एक आलोचक के रूप में हिंदी आलोचना को नए आयाम दिए। वे उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। शिरीष के फूल में लेखक शिरीष के फूल की विशेषताओं के माध्यम से मनुष्य की जीने की लालसा, धैर्यशीलता और कर्तव्यशील बने रहने का मानवीय मूल्य के रूप में वर्णन किए हैं। शिरीष के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर रोचक टिप्पणियां किए हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। प्रचंड गर्मी, लू और आंधी के बीच पेड़ पर फूल खिलकर अपना कोमल सौंदर्य बिखेरते हैं। शिरीष का फूल बसंत के आगमन के साथ खिलता है और अवधूत की तरह आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। कभी कभी भरे भादों में भी खिला रहता है। जब प्रचंड गर्मी और लू के कारण प्राण व्याकुल रहते हैं और हृदय सूखने लगता है, तब भी यह फूल कालजयी अवधूत की भांति मनुष्य को अजयता का मंत्र देता है। शिरीष की डाल यदि कमजोर होती है
लेकिन इस पर भी झूला डाला जा सकता है, क्योंकि झूलने वालियों का वजन बहुत अधिक नहीं होता। यह अलग बात है कि पुराने कवि सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाए जाने के पक्ष में रहे हैं। संस्कृत साहित्य में शीर्ष का फूल बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने कहा है कि यह केवल भौरों के कोमल पदों का भार सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। इसके फूल तो अत्यंत कोमल होते हैं, लेकिन इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों को निकल आने पर भी वृक्ष पर उस समय तक लगे रहते हैं जब तक नए फूल पत्ते उन्हें गिरा नहीं देते हैं। ये फल भी उन नेताओं की तरह होते हैं जो जमाने का रुख नहीं पहचान कर तब तक जमे रहने का प्रयास करते हैं जब तक नए नेता उन्हें धक्के मारकर नहीं निकाल देते हैं। तो बच्चों, शीर्ष के फूल का शेष भाग मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।